हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर उपस्थित रात के 8:30 बजे। आज थोड़ा सा सुबह की जो आपकी लाइव क्लास थी मैथ की क्लास, उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। उसकी वजह से आपकी वो सुबह मॉर्निंग की क्लास नहीं हो पाई थी। उसके लिए हमें खेद है। अर्ली मॉर्निंग आपको 9 आपको क्लास जैसे एज ए टाइम आपको मिलेगी। क्लियर? तो अब फिर आपकी जो वीएस की क्लास है, आपको इसको अच्छे से वॉच करना है, लास्ट तक वॉच करना है। बहुत मैंने आपको वीएस की क्लास में इतना कंटेंट मैंने आपको दे दिया है। आपको जितनी भी मैंने आपको 30 31 32 वीडियो दिए हैं, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, उनको बार बार रिवाइज करना है। ऐसे ही धीरे 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 आपका पूरा विविध एक्सप्रेस के द्वारा ही आपकी जीएस, टोटल जीएस के ऑल सब्जेक्ट आपकी इस विविध एक्सप्रेस की क्लास के अंतर्गत लॉक हो जाएंगे और आपको उनको बार बार वॉच करना है, अच्छे से वॉच करना है। परीक्षाएं पास हो जाती हैं, परीक्षाएं बिल्कुल हार्ड नहीं है। क्लियर? परीक्षाओं को हार्ड बना दिया जाता है, कोई परीक्षा हार्ड नहीं है अगर आप अपने 8-10 घंटे की स्टडी अपने घर पर डेली कर रहे हो आप। क्लियर? ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा नहीं करना है। बार बार फिर मैं आपसे यही मैंने अनुरोध आपसे पहले किया था, यही अनुरोध मैं बार बार बोलता हूं कि आपको ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा नहीं करना है। अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम के समय को ध्यान में रखते हुए आपको सही चुनाव करना है, सही तरीका से अपने आप को कंटेंट में रखना है। अगर यही 2-3 महीने में आप घूम गए तो मामला गड़बड़ है, पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। जो अब 30-31 वीडियो आपको बता देंगी कि क्या कंटेंट हमने उसमें डाला है, कितने सब्जेक्ट आपके कितने कवर हुए हैं। ये मेरी विविध एक्सप्रेस की क्लास आपको बता देगी, किसी को और बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना एनालिसिस खुद करिए। 30-31-32 जो विविध एक्सप्रेस की क्लासेस मैंने आपको डाली हैं, वो आपके लिए रीढ़ की हड्डी है। परीक्षाएं आपकी पास होंगी 100%, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर? अभी बहुत टाइम है, कोई भी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आइए, करंट अफेयर्स भी आपके लिए बहुत जल्दी आएगा। और करंट अफेयर्स भी आपके लिए ऐसा करंट अफेयर्स आएगा, जितना मैं आपको लिखवा देता हूं वही आपके एग्जाम में आता है, उसको अच्छे से वॉच करना है। लेकिन आप भी करंट अफेयर्स को अपडेट करना है तो न्यूज चैनल भी आप डेली सुना करो। किसी के घर पर न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर भी आप पढ़िए। आप ये बिल्कुल एक दिनचर्या में बांध कर रखो। आप न्यूज़पेपर या कोई भी एप्स जो आते हैं, आप उनको भी आप वॉच कर सकते हो आप। क्लियर? न्यूज के एप्स भी आते हैं जो डेली आपको करंट देते हैं, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, या वो बहुत अच्छे तरीका से वो भी बताते हैं आपको, वो भी आप ले सकते हो, कोई नो प्रॉब्लम। बट करंट अफेयर्स को जिस तरीका से हम आपके लिए एक सूत्र में बांध कर देंगे, वो आपके लिए बेस्ट होगा। और उस टाइम जो हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे तो वो आपके सिर में दर्द नहीं करेगा। तो इसीलिए आप पहले से न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर ये भी आप पढ़ते रहिए। क्लियर? सभी स्टूडेंट विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ लास्ट तक बने रहिए और अपने सारे वर्क छोड़कर विविध एक्सप्रेस की क्लास को ज्वाइन कीजिए। ये आपके जीएस की रीढ़ की हड्डी है और आपकी जीएस को पार कराएगी यही क्लास। इस बात का भी आप ध्यान रखना। आप कुछ भी पढ़िए, कहीं से कैसे पढ़िए, आप विविध एक्सप्रेस की क्लास को मत छोड़िए। अगर आपको दिल्ली पुलिस के अंदर 60 नंबर पर सेंध लगानी है तो आपके लिए बेस्ट है। क्लियर? तो नंबर 1 क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट। विविध एक्सप्रेस की क्लास का आपके लिए पहला क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप के द्वारा हम क्या मापते हैं? आपको पता भी नहीं चलेगा किस प्रकार से हमने आपको सारा कंटेंट दे दिया है। स्टेथोस्कोप द्वारा क्या मापा जाता है? शॉर्ट में लिखिए आप, मापा जाता है, आपको पता है, इससे कुछ ना कुछ मापा जाता है, उपकरण है। स्टेथोस्कोप द्वारा हम क्या मापते हैं? हृदय की ध्वनि। लिखिए आप, हृदय की ध्वनि। हृदय की ध्वनि को मापा जाता है। हृदय की ध्वनि किससे मापी जाती है? स्टेथोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। एक ऐसा ही मिलता जुलता लिखिए आप, स्फेग्नोमैनोमीटर से हम क्या मापते हैं? कोई भी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, सभी जिनके सबके याद है स्फेग्नोमैनोमीटर। अब आप ये बोलोगे कि ये क्वेश्चन तो हमें आपने बायोलॉजी में जब आपने हमें हार्ट का टॉपिक पढ़ाया उसमें भी ये पॉइंट लिखवा दिए थे। क्लियर? तो ऐसे तो मैं आपको वो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी, हिस्ट्री प्रॉपर चलेगी उसमें भी आएगा। बट विविध एक्सप्रेस की क्लास का मतलब है कि क्वेश्चन को भूलने नहीं दिया जाएगा, बार बार रिमाइंड किया जाएगा। और आप तो 50 बार रिवाइज करोगे ही, तो मेरा भी आपसे वादा है, मैं भी आपसे कहूंगा आपको एक टॉपिक को 20-20 बार विविध एक्सप्रेस में लेकर आ जाऊंगा आपके सामने, ये मेरा आपसे वादा है। इस स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में, इस स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? रक्तचाप इससे काउंट होता है, रक्तचाप इससे मापा जाता है। ब्लड प्रेशर। क्लियर? ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए आप, लक्स मीटर से क्या मापते हैं?
सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी सकते हैं आप। लक्स मीटर से क्या काउंट होता है? लक्स मीटर से क्या मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। और नेक्स्ट लिखिए आप, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखिए सभी स्टूडेंट, पहले इसको नोट कीजिए आप। चलो पहले बोर्ड को खाली करिए, आप नोट कीजिए इसको। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा बड़ा सदाबहार क्वेश्चन। आप बोलोगे हमारे याद है तभी तो लिखवा रहा हूं आपको। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट लगाइए आप, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से आ जाती है। 8 राज्यों से होकर जाती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप अपने कमेंट बॉक्स में वो 8 राज्य शॉर्ट में लिख सकते हो आप। गुजरात, मैं बोल दूंगा आपके लिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन ट्रिक से भी याद कर रखा होगा। क्लियर? बहुत से ट्रिक से भी याद कर लेते हैं और जैसे लाइन जाती है ऐसे भी याद कर लेते हैं। जब आपकी इंडिया ज्योग्राफी में आपको कराऊंगा तो आपके ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। अब सीधा आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बताओगे? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है? 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार। तो बहुत ही स्टूडेंट ऐसे क्लास को वॉच कर रहे हैं जिन्होंने मुझसे इंडिया ज्योग्राफी पहले पढ़ रखा है, तो उनके ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। भारत का भूगोल भी जब टॉपिक आपका आएगा तो भारत का भूगोल भी मैं ही आपका कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात मैटर ये नहीं है कि मार्केट में मटेरियल बहुत है, मार्केट में कंटेंट बहुत ज्यादा है, मटेरियल बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके माइंड में किस तरीका से उसको फीड करना है ये मैं जानता हूं। क्लियर? मुझे बहुत अच्छे तरीका से आपको पता है कि मुझे किस तरीका से अपने बच्चों को पढ़ाना है और किस तरह से उन्हें उनके मुकाम तक, उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें, 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को अलग करता है, अंडमान व निकोबार को अलग करता है। क्लियर? विश्व में लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में मैक्सिमम नगरीकृत देश कौन सा है? अगर आपसे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ लिया जाए, विश्व में मैक्सिमम नगरीकृत परसेंट वाला देश, कंट्री कौन सी है? तो बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है सिंगापुर। लिखिए आप सब सिंगापुर, नोट करिए आप इस क्वेश्चन को, सिंगापुर। केसर का उत्पादन भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। केसर का उत्पादन भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? यानी कि J&K। J&K में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन होता है। अब केसर यानी कि J&K क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि अब एक राज्य है। एक छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा, तो आप बताइए भारत में वर्तमान कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। और भारत में वर्तमान कितने राज्य हैं ये भी अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। तो आप बोलोगे इतने आसान क्वेश्चन हमसे पूछते हो आप, ये आसान क्वेश्चन बेशक हैं, लेकिन आपके मॉरल को हाई करने के लिए इन क्वेश्चन की पावर बहुत ज्यादा है। क्लियर?
इसे नोट कीजिए आप। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहना है, क्लास को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस बात का बिल्कुल आपको विशेष ध्यान रखना है, क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है, क्लास को लास्ट तक वॉच करना है। अब यहां पर मैंने लिखा, देखिए आप सभी स्टूडेंट, सीओ। सीओ किसे बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। लिख सकते हो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और धूल कण और सीसा, धूल कण और सीसा, इनके सामने एक तरीका से क्या है, पॉल्यूटेंट है, क्या है, एक प्रदूषक है। इन प्रदूषकों से बॉडी में कौन कौन से डिजीज या कौन से भाग या अंग प्रभावित होते हैं, इनके सामने हमको लिखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड से नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तंत्रिका, ये हमारी बॉडी के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित, ऊपर भी आप लिख सकते हैं आप प्रभावित। और N2O से बॉडी में क्या प्रभावित होता है, श्वास नली प्रभावित होती है, श्वास नली। ऐसे भी कभी कभी मैचिंग द वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और धूल के कण से क्या होता है, कैंसर हो जाता है, कैंसर को भी, कैंसर जैसे रोग धूल के कण से भी हो जाते हैं। और सीसा, सीसे से कौन सा होता है, लीवर और किडनी को क्षति आती है। सीसा से लीवर, वे हमारी जो किडनी है, किडनी को हानि पहुंचती है, को हानि या क्षति आप लिख सकते हैं आप। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये किडनी का दूसरा नाम क्या है, वृक्क है, और इसका तीसरा नाम भी क्या है, गुर्दा है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, इंडियन स्ट्रगल। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल का राइटर कौन है? इंडियन स्ट्रगल भारत संघर्ष बुक किसकी है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इंडियन स्ट्रगल के राइटर कौन है? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अब इन्हें कौन से नारे दिए आप ये भी बता सकते हो आप। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी प्यारे बच्चों किसका था? सुभाष चंद्र बोस। क्या सुभाष चंद्र बोस आईएनए जो यानी आजाद हिंद जो फौज बनाई गई थी उसके फाउंडर थे, संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। और एक क्वेश्चन और यहाँ इसके बारे में भी इतिहास चलेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन सिंगापुर जर्मनी से संबंधित जो इसके क्वेश्चन थे वो सब आपको इतिहास में कराए जाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको लिखना है कि सुभाष फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर भी कौन थे? फॉरवर्ड। अब इसके बारे में सारे क्वेश्चन यही लिखोगे आप, तो वो बाकी के और जो क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं आज के लिए वो आपके छूट जाएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस और 1939। तो मेरे प्यारे बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक, एक क्वेश्चन इसका मैं आपको और दे रहा हूं, आपको पहले भी मैंने आपको विविध एक्सप्रेस में लिखवा दिया है। तो सुभाष चंद्र बोस के लिए एक क्वेश्चन और लेकर जाओगे आप, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन 1938। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और 1939 की बात करोगे तो वहां संकट घेरा गया, सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए लेकिन गांधी जी ने इनका समर्थन नहीं किया। तो गांधी जी ने समर्थन किसका किया? त्रिपुरा अधिवेशन में किसका समर्थन? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। जिन बच्चों ने इतिहास की क्लास मुझसे ऑफलाइन में पढ़ रखी है उनका यह आंसर गलत नहीं होना चाहिए कि गांधी जी ने 1939 में किसका समर्थन किया कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं उस व्यक्ति का नाम क्या था। यह क्वेश्चन आपसे सिविल के एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और कहीं पर भी यह क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। उसका नाम है, बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है, पट्टा भी सीता भी रमैया, पट्टा भी सीता भी रमैया। इतिहास आने दो आप, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और जीवन भर के लिए आपका इतिहास तैयार होगा।
ऐसे खिचड़ी नहीं पकाई जाएगी कि गोल चक्कर घुमाया जा रहा है। आपको इतने अच्छे तरीका से कंटेंट के द्वारा, इतना बढ़िया तरीका से आपको मैं इतिहास कराऊंगा, कभी आप भूलोगे नहीं। अपने बच्चों को भी आप इतिहास पढ़ाओगे इस तरीका से। ये इतिहास हमारे भी याद है, बच्चे को पढ़ते टाइम भी आप वॉच कर सकते हो। आप क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप उन बच्चों पर बड़ा इंटरेस्ट आपको आएगा, उनको भी आप पढ़ा सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब आप बोलोगे विविध एक्सप्रेस की क्लास में क्वेश्चन पहले आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं जी, लेकिन इसकी इंपोर्टेंट की पावर 10,000 है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के राइटर कौन थे? दादा भाई नौरोजी। लगाइए आप, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने इसमें अपना कौन सा वो लेख लिखा है? कौन सा लेख? यानी कि धन का बहिर्गमन का सिद्धांत भी इसी में लिखा हुआ है। धन का बहिर्गमन का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी पर मैंने आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास में उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो को वॉच किया है और ज्यादा यानी इधर उधर ताक झाक नहीं की है, और विविध एक्सप्रेस की क्लास में आपने दादा भाई नौरोजी को अच्छे से वॉच किया है, अपने रजिस्टर में नोट किया है, उसके सारे कंटेंट सारे फैक्ट लिखे, तो आपको जरूरत नहीं कोई आपको बहका सके। क्लियर। तो बच्चा वहां माइंड डाइवर्ट होता है जहां क्लास को बराबर वॉच नहीं करता है, पॉइंट को समझने की कोशिश नहीं करता है, और एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तैयारी कुछ होती नहीं है, और इधर उधर जिसने जैसे कह दिया उधर की तरफ उसने अपना रुख कर दिया, और पता चला कि वहां 20 नंबर से फेल हो गया, 10 नंबर से फेल हो गया, 10 नंबर से फेल हो गया, 5 नंबर से फेल हो गया, 1 साल बर्बाद हो गई। तो मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध ये है, अगर आप मेरी 8:30 बजे की विविध एक्सप्रेस की क्लास में आप बैठते हो तो मन से बैठिए, आप पूरे मन से बैठिए, पूरे मन से। क्लास 1 घंटे चले या 1.25 घंटे चले, आपको बराबर बैठे रहना है। 8:30 बजे से अपने सारे, उससे पहले सारे वर्क कंप्लीट कर लीजिए। ये क्लास आपको आपकी नैया को पार लगाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। आगे लिखिए आप। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं करंट वीडियो के लिए, तो करंट वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्दी आएगी, आपको घबराना नहीं है। एग्जाम में टाइम है तो करंट वीडियो पर अभी जोर मत दीजिए आप, बहुत जल्द मैं आपको करंट की वीडियो लेकर आऊंगा और करंट के नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। और 17 अगस्त से जो आपका यूपी दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल बैच चल रहा है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसको भी आप उसका भी लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 17 अगस्त से वो बैच स्टार्ट होगा, दिल्ली पुलिस स्पेशल। बाकी यूट्यूब पर जो आपका चल रहा है विविध एक्सप्रेस, बराबर मैं आपको 8:30 बजे मिलूंगा इस क्लास के साथ भी। क्लियर। सभी स्टूडेंट आगे नोट करें। क्वेश्चन है आपके लिए, प्राक्कलन समिति में कुल मेंबर कितने होते हैं? प्राक्कलन समिति में, चलो अब क्वेश्चन पे जोड़ दीजिए आप, बाकी बात में। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य, बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइए आप, मुझे इंतजार है। क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, आपको धैर्य रखना है, हिम्मत के साथ दिखाइए अपना जज्बा कि प्राक्कलन समिति में कुल मेंबर कितने। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने मुझसे संविधान की क्लास पढ़ी है उनका ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, तो वो तो इसके मेंबर भी बताएंगे और कौन से मेंबर ले जाते हैं वो भी बताएंगे, और इसका कार्य भी बताएंगे। इससे अलग एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है। प्राक्कलन समिति में कुल मेंबर है 30, और 30 भी केवल कौन सी सदन से? केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं, केवल लोकसभा के 30 मेंबर इसमें ले जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है, तो सीधा सीधा लगाइए आप, प्रशासनिक सुधार। कौन सी समिति प्रशासनिक सुधार की बात करती है? प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार की बात कौन सी समिति करती है? प्राक्कलन समिति। अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इन 2 पॉइंट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको इनसे अलग कोई और इनके बारे में 10-15 पॉइंट बता रहा है तो आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। आया तो इनमें से आएगा, वरना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है।
एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता कि इतना आपको इतना कंटेंट देना है, इतना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछता है। सिलेबस ज्यादा होता है तो उसको हम अनटच रखते हैं, हमारा वो तैयार नहीं हो पाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है और हमको ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कहां से आ गया। वो क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आया है, आपके सिलेबस पर कंट्रोल नहीं था, टॉपिक पर कंट्रोल नहीं था, टॉपिक का बेस आपका बड़ा हुआ नहीं था, इसी वजह से वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ। जिस बच्चे के सब्जेक्ट का बेस बहुत अच्छा है उसका जीएस का कुछ पेपर ही गलत नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लोक लेखा समिति में कुल मेंबर कितने? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, लोक लेखा समिति में कुल मेंबर, स्पीड जितनी चाहोगे उतनी बढ़वा सकते हो आप, जितनी स्पीड बढ़वाने की बात करोगे आप उतनी स्पीड में बढ़ा सकता हूं। आप बोलोगे मैं 1000 क्वेश्चन कराने तो 1000 क्वेश्चन भी करा सकता हूं, बट थोड़ा सा अभी दम रखिए आप, अभी बहुत कंटेंट मेरे पास है, बहुत पिटारा मैंने आपको दे दिया है। आपकी 50% समस्या मैंने विविध एक्सप्रेस की क्लास में 31-32 जो वीडियो डाल दिए, तो पूरी रीढ़ की हड्डी है, एक एक बच्चे के लिए पूरे एनसीआर के अंदर आप पूरे विविध एक्सप्रेस की क्लास को वॉच कीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपकी करंट वीडियो भी आपकी इस तरह से दी जाएंगी तो आपका डेली प्लस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लिखिए आप, लोक लेखा समिति में कुल मेंबर मेरे प्यारे बच्चे बताइए कितने? कुल 22 हैं। कितने? कुल 22। देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे घुमाता हूं। अब इसमें देखिए आप 22 का डिवाइडेशन कैसे करोगे आप? 15 और 7। 15 मेंबर कहां से ले जाते हैं? लोकसभा से, और 7 मेंबर कहां से ले जाते हैं? राज्यसभा से, राज्यसभा से ले आते हैं। लोक लेखा समिति का हमेशा जो चेयरमैन, जो अध्यक्ष बनता है वो हमेशा विपक्ष का सदस्य बनता है, विपक्ष का नेता को विपक्ष का सदस्य या विपक्ष का नेता बनाया जाता है। अब क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, जो अगर आपने मुझसे संविधान पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और वहां मेरा नाम भी बदनाम नहीं होना चाहिए कि लोक लेखा समिति का कार्य पूछा गया और हमारे सर ने हमको पढ़ाया और हम एग्जाम में गलत कर आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपने मेरी क्लास को वॉच किया है, किसी भी मेरे सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर होगा ही नहीं। बताइए लोक लेखा समिति में कुल इसका कार्य क्या होता है? बहुत बच्चों ने आंसर लगा दिया है, कैग की रिपोर्ट की निगरानी करना। कैग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कैग की रिपोर्ट की निगरानी करना, कैग की रिपोर्ट की निगरानी करना। अब वो दिन दूर नहीं है कि आपकी परीक्षाएं पास ना हो, 100% परीक्षा पास होंगी, बस आपको विश्वास बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है। और जो बच्चे ज्यादा इधर ताक झाक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इस तरीके से चारों तरफ घूम रहे हैं, उन्हें समस्या आएगी, 100% समस्या आएगी, ये मेरा आपसे वादा, 100% समस्या आएगी। मैं बार बार बोलता हूं, मुझे दुख इस बात का है कि उस टाइम उनका एक साल बर्बाद होगा, तो उस टाइम मुझे दुख होगा, उस टाइम मुझे दुख बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? कैग की रिपोर्ट की निगरानी कौन सी समिति रखती है? कैग की रिपोर्ट की निगरानी कौन सी समिति रखती है? लोक लेखा समिति। और कैग का फुल नेम मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। और कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। आप बोलोगे ये सारे क्वेश्चन हमको पढ़ा दिए आपने 148 में। अब यहां मैंने आपसे पूछ लिया कैग का कार्य। कैग का कार्य क्या होता है? पूरे वर्ष का वित्त का लेखा जोखा तैयार करना किसका कार्य होता है? कैग का कार्य होता है। एक तरीका से भारत सरकार का अकाउंटेंट का पूरा जो पैसा उसका ब्यौरा किसके पास होता है? कैग के पास। कितना पैसा संचित निधि से जा रहा है, कितना वापस आ रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सारी रिपोर्ट कौन बनाएगा? कैग। तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में? 148। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट लिखिए। बताते रहना जो भी, अगर कोई पॉइंट समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में, इस चैट से अलग भी कमेंट बॉक्स होता है, उसमें अपनी समस्या को लिख सकते हैं कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया,
ये पॉइंट्स अगर क्लास अच्छी लगी है तो उसे भी लिखिए आप, क्लास अच्छी नहीं लगी है तो आप उसे भी लिखिए आप। मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं और ज्यादा आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आप लिख कर तो देखिए कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया और हमें ये पॉइंट हमारा कमजोर है, हमको आप ये कराइए। क्लियर? उसका जिम्मेदार मैं हूं, आप उस चीज से बेचिंतित रहिए। आप लिखिए बजट कौन से अनुच्छेद में आता है। मेरे प्यारे बच्चों सभी अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए बजट कौन से अनुच्छेद में आता है। बजट की परिभाषा तो आप बता ही दोगे, तो पूरे वर्ष का वित्त का लेखा जोखा क्या, यानी पूरे वर्ष का आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है, पूरे वर्ष का आय खर्च जो इनकम होता है, आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। और बजट को कौन से आर्टिकल में रखा गया है? 112 में रखा गया है। बजट कौन से आर्टिकल में आता है? 112। अगर जहां 112 लिखा तो मैंने यहां से आपसे 109, 110 और 111 ऐसी रिवाइज के लिए पूछ लिए सर। ये मत कहना कि आपने ऑलरेडी पहले से हमको सब करा दिए, लेकिन आपको बहुत फायदा मिलेगा। मेरी आवाज आपको एग्जाम हॉल के अंदर ना सुनाई पड़े तो तब बताना। आप जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो बुकलेट में जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ेगी वहां पर 109, 110, 111, 108। ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिए पहले भी और अब भी। आप अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए 109, 110, 111 और 108 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाइए। धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में? 109 में है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में है? 110 में है। वो बच्चे भी जो यूपीएसआई के लिए वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो भी अपना ध्यान इस पर लगाएं। यूपीएसआई में भी अब तक मैं आपको बता रहा हूं जितने भी क्वेश्चन बुकलेट में आए वो सारे मेरे रजिस्टर के आए। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया वो आपके पेपर में आया है और इतने अच्छे से कराया आपको, अच्छे से कंटेंट, संविधान के अंदर कंसेप्ट होता है और उसको समझाना मुझे पता है कि मुझे कैसे आपको समझाना है। आप संविधान की वीडियो को वॉच करना। अगर आपको संविधान समझ में आए तो तब मुझे आप बताना कि आपने संविधान पढ़ाया, समझ में नहीं आया। अगर आपको लगता है कि संविधान दोबारा से कराना है तो मैं आपका संविधान दोबारा से आपको करा दूंगा। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं 8, 10, 12, 13, 14 दिन में आपका पूरा संविधान खत्म कर सकता हूं। आप बेचिंतित रहिए। देखिए आप 111 में क्या लिखा हुआ है। 111 में यानी कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति। राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति कौन से आर्टिकल में दी गई है? 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। सभी सेंटेंस से नोट करें। 108 लिख दो आप सभी। संयुक्त अधिवेशन कौन से आर्टिकल में है? यानी कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? वही क्वेश्चन जिसको आप बार बार, बड़ा सदाबहार क्वेश्चन, एक संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन कर सकता है? आपको मेरी भाषा समझ में आनी चाहिए, मैं बोल क्या रहा हूं। दोनों सदनों को एक साथ बुलाने की पावर किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दोनों सदनों को एक साथ बुला सकता है? आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत बुलाने की पावर राष्ट्रपति की होती है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने की पावर किसके पास होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए, स्पीड के साथ लगाइए। लोकसभा स्पीकर बुलाएगा राष्ट्रपति, अध्यक्षता करेगा स्पीकर। क्या उस टाइम, जिस टाइम दोनों सदन एक साथ बैठेंगे तो क्या वहां पर राष्ट्रपति प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए तो अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए राष्ट्रपति वहां पर प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट लगा दिया बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रपति वहां पर प्रेजेंट होगा, एब्सेंट नहीं होगा। ये टेक्निकल क्वेश्चन है। जब दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक होती है तो बुलाने की पावर राष्ट्रपति के पास होती है और अध्यक्षता करने की पावर स्पीकर के पास होती है। तो उस टाइम वहां पर राष्ट्रपति प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, राष्ट्रपति वहां पर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखिए आप।
देखिए आप, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बच्चे इसको लगाएंगे, बहुत आसानी से लगाएंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री कौन था? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। बच्चे बहुत स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। लेकिन बहुत बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं, वो बिगनर हैं या थोड़ी सी वो लापरवाही कर रहे हैं, वो धैर्य अपना नहीं बांध पा रहे हैं। क्लियर? तो प्लीज रिक्वेस्ट है, धैर्य को बांध कर रखें, क्लास के साथ लास्ट तक वॉच करते रहें, परीक्षा आपकी फेल नहीं होने दूंगा मैं आपकी। क्लियर? लिखिए आप, कौन आएगा? आर के, बताइए आप, आर के षणमुखम शेट्टी, नाम थोड़ा सा आर के, यानी कि आर के षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी ने ये पहला बजट पेश किया। तो पहला बजट पेश इन्होंने कौन सी डेट और सन में किया? तो 2 नवंबर 1900, लगाइए समझें, 2 नवंबर 1947, 2 नवंबर 1947 को आपका के षणमुखम शेट्टी ने, आर के षणमुखम शेट्टी ने सबसे पहला बजट पेश किया। अगर यहीं मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं तो भारत में वह व्यक्ति कौन सा है जिसने, वह कौन सा वित्त मंत्री रहा है जिसने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है? कितनी बार? 8 बार, 10 बार? अपने कमेंट बॉक्स में लगाना आप। 8 बार मोरारजी देसाई, 8 बार है 10 बार? 10 बार मोरारजी देसाई। उसके बाद किसका नंबर आता है? यानी पी चिदंबरम का नंबर आता है, और 10 बार का नंबर है मोरारजी देसाई। अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए मोरारजी देसाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन और जहां जोड़ सकते हैं आप, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाला कौन था? गणतंत्र, ये स्वतंत्र है, और गणतंत्र लिखिए आप, जब हमारा संविधान बढ़ के लागू हो गया। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री कौन था? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाला था जॉन मथाई। लिखिए आप, जॉन मथाई 1950, जॉन मथाई 1950। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? ये अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप। रेलवे बजट को सामान्य बजट से कौन सी सन में अलग किया गया? 1921। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है रेलवे बजट को। फिर दोबारा से बोल रहा हूं मैं, एक एक पॉइंट को मैं कह बार बोलता हूं, यही आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है, ध्यान रखना, मुझे कहीं की जल्दी नहीं है। रेलवे बजट सामान्य बजट से कौन सी सन में अलग हुआ है? तो मेरे प्यारे बच्चों 1921 में अलग हुआ है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। लिखिए आप सभी, वित्त आयोग, एक आसान क्वेश्चन आपके सामने, आपको आसान लगेंगे सारे क्वेश्चन आने वाले टाइम में, आपको लगेगा कि सब कुछ पढ़ लिया है। वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में है? वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए, वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल है? मुझे आपके इस क्वेश्चन का आंसर का इंतजार है। वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में? 280 में है। क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फिक्स क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, वर्तमान नहीं पूछ रहा हूं अभी। प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? एक एक पॉइंट पर मेरी नजर है, करंट के पॉइंटों पर एक एक पॉइंट पर मेरी नजर है। मुझे अपने तरीका से आपको करंट अफेयर्स कराना है, मुझे कहीं की जल्दी नहीं है। अभी बहुत टाइम है, देखना आप करंट वीडियो भी मैं आपको सामने कैसे लेकर आता हूं और कैसे उसकी पीडीएफ फाइल बनाकर आपको देता हूं। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए आप, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए आप, केसी नियोगी। तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन कम हुए हैं आपके। राष्ट्रीय आय समिति का गठन, राष्ट्रीय आय समिति का गठन, पहले भी विविध एक्सप्रेस में क्वेश्चन आ गए हैं, दोबारा से क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप जानकर मैंने लिखा है
कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कौन सी सन में है? 1949। सभी आपको एक एक बार सिलेबस कराएंगे, लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपसे प्रॉमिस करता हूं, एक मैं सिलेबस को एक बार नहीं कराऊंगा। आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार मैं आपको सिलेबस को कराऊंगा, और सारे ही ऑल सब्जेक्ट मुझे ही पढ़ाने हैं, और आप जितना बोलोगे उतना कराऊंगा। 20-20, 30-30 बार तो मैं इनको रटवा दूंगा आपको। क्लियर? मैंने जिम्मेदारी एक बार सिलेबस की नहीं ली है, मैंने जिम्मेदारी सिर्फ आपको क्वेश्चन याद कराने की भी ली है। क्वेश्चन लिखवाना नहीं है कि क्वेश्चन लिखवा दिया, छोड़ दिया, सिलेबस हो गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हुई। नहीं, मुझे आपको याद भी कराना है, आपकी परीक्षाओं को पास भी करवाना है। क्लियर? एक एक टॉपिक को मैं कितनी बार पढ़ाऊंगा आपको अंदाजा नहीं होगा, आप खुद बोर हो जाओगे बोर्ड पर कि ये सब तो हमारे याद है। क्लियर? राष्ट्रीय आय समिति का गठन तो मेरे प्यारे बच्चों का 1949, और राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। लिखिए आप, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखिए आप, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। कौन सी डेट को मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप? बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में मेरे लिखने से पहले ही लिख दिया है। अब उनकी वो दिन दूर नहीं है कि परीक्षाएं उनकी पास नहीं हो, 100% पास होंगी। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनता है, और किस व्यक्ति की जयंती पर मनता है? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। अब क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं होता है। अब मैंने आपसे इसके लिए क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? वो मॉडल कौन सा था? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैंने क्वेश्चन लिखा है सिर्फ दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो बहुत बच्चों ने लगा दिया है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। अब पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? बताओ आप। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित। और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का था उद्योग को बढ़ावा। क्लियर? कई बड़े बड़े स्टील कारखाने सेकंड पंचवर्षीय योजना में लगाए गए। तो अभी आगे आने दो, आप इकोनॉमिक्स या विविध एक्सप्रेस की और जो क्लासेस आएंगी उनसे पहले भी मैंने आपको करा रखा है, फिर दोबारा से फिर लेकर आ जाऊंगा आपके सामने। नया कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। और जब सब कुछ फिक्स है तो उसका फायदा उठा जाइए और ज्यादा से ज्यादा उसको रिवाइज कीजिए, अपनी परीक्षा को पास कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ देखिए आप, लिखिए आप सीएसओ। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखिए आप, सीएसओ। पहले तो कमेंट बॉक्स में आप इसका फुल नेम लगाओगे, आप स्पीड के साथ लगाइए आप, सीएसओ का फुल नेम क्या बनता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ का मुख्यालय कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीएसओ का गठन कौन सी सन में हुआ है? 1951 में हुआ है। तो लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, सीएसओ का फुल नेम केंद्रीय क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और सीएसओ का मेरे प्यारे बच्चों इसका कार्य और लिख दो आप। सीएसओ का मुख्य कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का आकलन करना। इतना सदाबहार क्वेश्चन बड़े बड़े सिविल एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में, सब में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बड़ा सदाबहार क्वेश्चन है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का आकलन कौन सी संस्था करती है? राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का आकलन कौन सी संस्था करती है? राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का आकलन कौन सी संस्था करती है? सीएसओ करती है। एक क्वेश्चन हो रहे, प्रति व्यक्ति आय किससे मापी जाती है? प्रति व्यक्ति आय किससे मापी जाती है? बताइए आप, प्रति व्यक्ति आय किससे मापी गई है? अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हैं आप। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि प्रति व्यक्ति आय किससे मापी जाती है, या मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है। क्लियर? तो ये आपके इकोनॉमिक्स में आएंगे, आगे के टॉपिक हैं। आगे नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, टैकोमीटर से क्या मापते हैं? अच्छा क्वेश्चन चलो लिख दो आप पूरा, उसे छोड़िए आप। राष्ट्रीय आय से क्या मापा जाता है? प्रति व्यक्ति आय मापी जाती है। प्रति व्यक्ति आय किससे मापी जाती है? राष्ट्रीय आय से मापी जाती है। प्रति व्यक्ति आय भी इससे काउंट होती है। प्रति व्यक्ति
आय भी इसी से काउंट होती है। क्लियर। और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मुद्रास्फीति किस पर मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक पर मापी जाती है। थोक मूल्य सूचकांक पर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, टैकोमीटर से हम क्या मापते हैं? टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों बताइए, एक यंत्र मैंने आपके सामने लिख दिया है। टैकोमीटर से हम क्या मापते हैं? लिखिए आप, वायुयान की गति मापते हैं। वायुयान की गति मापी जाती है। वायुयान की गति हम किससे मापते हैं? टैकोमीटर। चलो एक दो और लिख लीजिए आप इसमें, टैकोमीटर, हाइड्रोफोन, पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर। चार यंत्र मैंने आपको और फिर दे दिए हैं आज। क्लियर। तो आपके सिर में दर्द नहीं होगा कि कहीं पर आपको बोर्ड पर पूरी छाप लिस्ट बनाई जाएगी, वहां सर में दर्द होगा। आज विविध एक्सप्रेस की क्लास में आपको चार यंत्र दे दिए गए हैं, आप इनको वॉच के लिए। उससे पहले मैंने आपको बहुत सारे लिखवा रखे हैं, ऐसे आपके 15, 20, 25 याद हो गए होंगे। क्लियर। बार बार आप उनको रिवाइज कर रहे हो। आप देखिए, आप हाइड्रोफोन, पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर, टैकोमीटर, ये तीन हो गया। आप लगाओ स्पीड। क्लास को छोड़ना नहीं है। जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्लास को छोड़कर भाग जाते हैं आप। क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, आपको लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोफोन, पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर। इन तीनों से भी हम क्या काउंट करते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। बहुत बच्चे स्पीड के साथ क्वेश्चन का आंसर लगा भी रहे। हाइड्रोमीटर से, सॉरी, हाइड्रोफोन से क्या मापा जाता है? पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए कौन से यंत्र का यूज करते हैं? ये जल के अंदर हाइड्रोफोन। पायरोमीटर से हाइयर टेम्परेचर, उच्च ताप, हाइड्रोफोन यानी कि पायरोमीटर से काउंट होता है। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? यानी कि हाइड्रोमीटर से ध्रुवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को लास्ट तक वॉच करना है। ये मेरा स्टूडियो आपका एसी स्टूडियो नहीं है। पसीना मुझे आ रहा है, आपको क्लास को लास्ट तक वॉच करना है। मैं आपके साथ बना रहूंगा जब तक आप बोलोगे। क्लियर। तो क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, चमक धमक से दूर रहिए। क्लियर। पढ़ना है, मेहनत करनी है, आपको करना है। 10-12 घंटे की स्टडी कीजिए, मैं आपके साथ हूं। किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर नहीं होने दूंगा। आप जिस सब्जेक्ट के लिए बोलोगे उस सब्जेक्ट को मैं आपका स्ट्रांग बना दूंगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, तड़ित चालक। तड़ित चालक क्या होता है? तो पहले आप ये बताइए, बहुत एक ऐसा वर्ड है तड़ित चालक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तड़ित चालक होता है, ये जो हमारे बिजली होती है, बिजली जो पड़ती है, यानी बादलों की जो गड़गड़ाहट से बिजली पड़ती है, उससे बचने के लिए तड़ित चालक एक रॉड होती है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रॉड लगाई जाती है, एल्यूमिनियम की रॉड लगाई जाती है और नीचे अर्थ देने के लिए लगाई जाती है, उसको बोलते हैं। यानी बादलों की जो बिजली होती है उससे बचने के लिए बिल्डिंग में एक रॉड टाइप लगाकर नीचे उसको अर्थ दे दिया जाता है, उसे तड़ित चालक बोलते हैं। क्लियर। तो इसकी खोज किसने की है? तड़ित चालक की खोज करने वाले कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? आप बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, क्या आएगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलो एक आसान क्वेश्चन लगाओ। कितना आसान। टीवी की खोज किसने की है? जेएल बेयर्ड। आप बोलोगे बड़े आसान क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? पहले मैंने आपसे बोल दिया है, नया कहीं कुछ है ही नहीं, डरने की बिल्कुल जरूरत है नहीं भाई। डेली फिक्स भी नया बन रहा है। फिक्स तो फिक्स ही है, इस बात को कोई नहीं बताएगा आपको। फिक्स तो फिक्स ये, फायदा उठा जाओ उसको, बार बार रिवाइज करिए आप। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। देखो टेलीफोन में बेल आती है तो उसका आविष्कारक भी कौन है? बेल। साइकिल की खोज किसने की है? मैकमिलन। साइकिल के आविष्कारक कौन है? मैकमिलन। और रिवॉल्वर की खोज किसने की है? देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, रिवॉल्वर की खोज सैमुअल कोल्ट। अगर आप सैमुअल भी याद कर लो, कोल्ट भी याद कर लोगे तो पूरा नाम आएगा। जब भी आएगा पूरा नाम आएगा, सैमुअल कोल्ट।
और नेक्स्ट इसी में लिखोगे आप जेट जो इंजन होता है उसके आविष्कारक कौन है? जेट इंजन की खोज किसने की है? फ्रैंक विट्टल। जितना कराया जाए साथ के साथ करते रहिए आप। फ्रैंक विट्टल, आपको इकट्ठा नहीं करना, जितना लिखवाया जा रहा है उसे डेली याद कीजिए आप। फ्रैंक विट्टल यानी कि आपका फ्रैंक विट्टल। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? देखिए आप, विद्युत बल्ब, इसको बहुत स्पीड के साथ लगाइए आप। विद्युत बल्ब की खोज किसने की है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाइए। विद्युत बल्ब की खोज करने वाले कौन थे? एडिसन, थॉमस एडिशन, यानी कि एडिशन। देखिए आप इसको एक और लिख लो, चलो आप। टेप रिकॉर्डर, ज्यादा हो जाएंगे। टेप रिकॉर्डर की खोज किसने की है? पाउलसन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको नोट कीजिए, साथ के साथ याद कीजिए। और नेक्स्ट विविध एक्सप्रेस की जो क्लास आएगी उसमें फिर आपको इस तरह से लिखवा दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, एक एक क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट को आपको कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट लिखोगे आप किसी में। अभी क्लास को छोड़ना नहीं है, आपको क्लास को वॉच करना है। बहुत क्वेश्चन अभी और आएंगे आपके सामने, लिख सकते हैं आप। लिखिए आप, मोटर वाहनों में जो धातु प्रदूषक होता है कौन सा होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोटर वाहनों में लैंग्वेज थोड़ी सी अलग कर देगा। जैसे प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रैक्टिस कराए, मैं आपकी प्रैक्टिस भी इसमें कराऊंगा डेली, तो इसका प्रैक्टिस सेट भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह प्रैक्टिस सेट में 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जब तक प्रैक्टिस सेट तक नंबर आएगा उससे पहले तो विविध एक्सप्रेस की इस क्लास के अंतर्गत पूरा सब कुछ कंटेंट आपके रजिस्टर में बंद हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी आपके सिर में दर्द नहीं करेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मोटर वाहनों में धातु प्रदूषक कौन सा होता है? यानी कि आपका मेटल पॉल्यूटेंट कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए, मोटर वाहनों में जो मेटल पॉल्यूटेंट होता है वो सीसा होता है। क्या होता है? सीसा। सबस्टेंट, इसे नोट करें, सीसा। क्लियर? सीसा। एक क्वेश्चन और आप यहां पर लिखोगे आप। नेक्स्ट लिखिए आप, यानी कि जहाज के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? जहाजों के टायरों में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। टायरों में जो हवा भरी जाती है वो कौन सी एयर भरी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, हीलियम। कौन सी गैस भरी जाती है? आप ऐसे लिख सकते हो आप, टायरों में कौन सी गैस से हवा भरी जाती है? हीलियम। हवा से आपकी समझ में बहुत जल्दी क्वेश्चन आया होगा, मैंने इसलिए पहले हवा लिखा उसके बाद फिर गैस लिखा कि आपके समझ में पॉइंट आ जाए। क्लियर? दमा रोगी को कौन सा सिलेंडर दिया जाता है? अब लगाइए आप अपने कमेंट बॉक्स में। अगर कोई सांस का रोगी है, सांस फूल रहा है, उसे सिलेंडर की जरूरत है, तो हम कहते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिए। हॉस्पिटल में जो सिलेंडर दिया जाता है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया जाता है। हम कॉमन भाषा में ऑक्सीजन बोलते हैं, बट उसके साथ एक गैस का और मिश्रण होता है, तो दोनों का मिश्रण आप बताओगे आप। दमा रोगी को कौन सा सिलेंडर दिया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, बड़े प्यारे क्वेश्चन है और एग्जाम में घूमते रहते हैं। दमा रोगी और वेल्डिंग गैस में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? वेल्डिंग गैस और दमा रोगी को कौन सी गैस का मिश्रण दिया जाता है? कौन सी 2 गैसों का मिश्रण कौन सी 2 गैसों का मिश्रण? ऐसे आप लिख सकते हो आप, या शॉर्ट में आप समझ गए होगे, आप शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो आप। प्लीज लिखिए आप, वेल्डिंग गैस में कौन सी 2 गैसों का मिश्रण? अब मैं दोबारा से बोल रहा हूं, वेल्डिंग गैस में कौन सी 2 गैसों का मिश्रण? दमा रोगी में से सांस के मरीज को कौन सी 2 गैसों का मिश्रण दिया जाता है? उन सिलेंडरों में कौन कौन सी 2 गैस भरी होती है? तो मेरे प्यारे बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है, और ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए और एग्जाम आपका फेल नहीं होना चाहिए। तो लिखिए आप, इसमें ऑक्सीजन प्लस हीलियम दमा रोगी के लिए। और वेल्डिंग गैस के सिलेंडर की बात करोगे आप, तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। और क्या आर्टिफिशियल
क्या कच्चे फलों को भी एसिटिलीन से पकाया जाता है? पकाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की रोक है, साइड इफेक्ट है, तो फलों को किससे पकाया जाता है? एथिलीन से। एथिलीन से पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द्रव का ताप बढ़ाने पर उसके प्रस्तनाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द्रव का ताप बढ़ाने पर प्रस्तनाभ सरफेस टेंशन, प्रस्तनाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, अगर हम किसी द्रव का टेम्परेचर बढ़ा दें तो सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए, द्रव का टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रस्तनाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। नहीं, प्रस्तनाभ किसे कहते हैं? फिजिक्स का पॉइंट है, प्रस्तनाभ किसे कहते हैं? हर द्रव की अपनी एक प्रवृत्ति होती है अपना आयतन घेरने की। इस बात को समझिए आप, हर द्रव की अपनी एक प्रवृत्ति होती है अपना एक आयतन घेरने की। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों हो जाती हैं? ऊपर से तो गोल आती नहीं है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों हो जाती हैं? प्रस्तनाभ के कारण। फिजिक्स का टॉपिक आएगा, वो एग्जाम्पल भी बताए जाएंगे और प्रैक्टिकल रूप में भी आपको बताए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सब्जेक्ट, ग्रीन हाउस गैस उत्तरदायी गैस। और बहुत दिन में आपके लिए क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सदाबहार क्वेश्चन आया है, जिसको ज्यादातर एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैस। बहुत स्पीड के साथ बच्चों ने इसका तो आंसर लगा दिया है, और गलत भी नहीं होना चाहिए। जो आप लगा रहे हो वही है, मैं आपके लिए परीक्षा को हार्ड नहीं कर रहा हूं। आपने आंसर लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। बहुत स्पीड के साथ CO2 चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहां पर एक क्वेश्चन, तो ग्रीन हाउस जो गैस होती है कितनी होती है? 4 गैस होती हैं, और 4 गैसों के लिए आप शॉर्ट फॉर्मूला भी, आप बहुत ज्यादा ट्रिक भी यूज करते हो आप। हालांकि मैं ट्रिक बहुत कम यूज करता हूं, लेकिन मैं टॉपिक पर ज्यादा विश्वास करता हूं कि आपको प्रॉपर तरीका से बता दिया जाए और अपनी सिंपल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बता दिया जाए, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी चलो आप लिख सकते हैं आप, मीना का जलवा। मीना का जलवा ट्रिक पर मैं बहुत कम विश्वास करता हूं, फिर भी चलो आपके लिए बता दिया है कि 4 गैस है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी भूल जाते हो आप, ट्रिक सबकी आपको याद नहीं करनी है। अगर कभी ट्रिक बनानी है तो ट्रिक अपनी खुद बनाइए, सेल्फ की बनाइए, जिससे कि आपके वहां पर याद हो जाए। अब बुक में बहुत सारी ट्रिक दे रखी है, उन्हें याद करने की कोशिश करोगे तो वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। अपने स्वयं की बनाओगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मीना का जलवा, 4 ग्रीन हाउस गैसें हैं, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2 लिख दो आप, नाइट्रस ऑक्साइड, का मतलब CO2, और जलवा का मतलब जलवाष्प, जलवाष्प। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप और क्वेश्चन देखिए आप। प्रतिरक्षा विज्ञान, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने साइंस का क्वेश्चन आया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो चर्चा में चल रही, इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी होती है। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? मैंने सिर्फ आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है। हालांकि बायोलॉजी के अंतर्गत अगर जितनी बायोलॉजी मैंने पढ़ाई है, अगर आप उस बायोलॉजी की एक एक वीडियो को अच्छे से वॉच कर लोगे तो बायोलॉजी सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने वहां पर किसी भी पॉइंट का कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है, बहुत अच्छे तरीका से मैंने वहां पर आपको वीडियो में पढ़ाया है, और बहुत सिंपल तरीका से बायोलॉजी को मैंने आपको पढ़ाया है। आप वहां से उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट करके नोट्स बना भी लिए, उन्हें किसी पीडीएफ की उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें ऑलरेडी वो तैयार हैं। यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है बताइए मेरे प्यारे बच्चों? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। अब यहां पर एडवर्ड जेनर आपने लिख दिया है, तो एक क्वेश्चन मैं और घुमाता हूं आपके लिए। यानी कि चेचक के टीके की खोज भी किसने की है? तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप, चेचक के टीके की खोज, टीके की खोज करने वाले कौन थे? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज भी किसने की है? एडवर्ड जेनर। आज के लिए आपको आज का होमवर्क भी दिया जा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लो आप, मैक्सिमम विद्युत चालक अधातु कौन सा है? एक क्वेश्चन और लिखिए आप, मैक्सिमम विद्युत चालक
ए धातु, नॉन मेटल। इस लाइन का मतलब है कि वह कौन सी ए धातु है। पहले कॉपी पेन मत चलाइए आप, कमेंट्स भी मत करिए आप। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो इसका मतलब है वह कौन सी ए धातु है जिसमें लाइट बिजली बहुत तेजी के साथ दौड़ सकती है। एक नॉन मेटल ऐसी है जिसमें लाइट प्रवाहित सबसे ज्यादा हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। अगर ये क्वेश्चन में बदल दूं आपके लिए और यहाँ ए धातु के स्थान पर अगर मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बन जाए, धातु आपसे बोल दूं, तो मेरे प्यारे बच्चों लगाओगे आप चांदी, यानी चांदी आपको लगाना, सिल्वर आपको लगाना है। तो ये तो रहा आपका विविध एक्सप्रेस आज का, और आज का होमवर्क भी आपको मिलने वाला है। इसको पहले आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और आज के होमवर्क की तरफ ध्यान दें। आज का होमवर्क आपके लिए क्या है, जिन आर्टिकल पर आपको आज ध्यान देना है। बहुत बच्चे कहते हैं कि आर्टिकल हमारे याद नहीं होते, विद एक्सप्रेस की क्लास को वॉच नहीं करते आप, और संविधान की जो वीडियो मैंने आपको दी 13-14 वीडियो, उनको आपने अच्छे से वॉच नहीं किया है, संविधान याद ही कैसे होगा। कंसेप्ट इस सब्जेक्ट के अंदर कंसेप्ट है, जब तक आप मेरी इन वीडियो को वॉच नहीं करोगे, विद एक्सप्रेस क्लास के साथ नहीं जुटोगे, याद नहीं होगा। कितना भी मेटेरियल इकट्ठा कर लेना आप, ऐसे याद नहीं होता है। क्लियर? आज के लिए संविधान का होमवर्क मैं आपको देता हूं, आप उन कंटेंट को देखिए। आप अनुच्छेद, मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप। आज का देखो कितना सिंपल, आपको अनुच्छेद फर्स्ट का के आपको करना है, 21 का ए, 21 का ए, 39 का के आपको करना है, और आपका 48 का के आपको वॉच करना है, 74 का फर्स्ट आपको वॉच करना है, 74 का फर्स्ट, और इसमें एक और जोड़ोगे आप 51 का के आपको वॉच करना है। 51 के बारे में कंप्लीट आपको पढ़ना है। 51 के कैसे 100% क्वेश्चन। देखो ये जितने भी मैंने लिख दिए आपके लिए, कुछ बहुत सोच समझ के लिखे, ज्यादातर 51 का के। अब चलो आपको बता ही देता हूं, इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इनमें से आपको एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। यानी 19 का फर्स्ट का के मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट, 21 का ए, शिक्षा का अधिकार। क्लियर? होमवर्क में आपको बता रहा हूं, मुझे बताना नहीं चाहिए आपको। 21 का ए, 39 का के, 48 का के, 74 का फर्स्ट, तो आप और 123 और 213, 123 213 और 123 213, ये आपको वॉच करने, अनुच्छेद 72 और 161। आज का होमवर्क आपका ये है, ये आर्टिकल आपको याद करने हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज आपको मेरी विविध एक्सप्रेस की क्लास अगर पसंद आई है, आज का लेक्चर आपको पसंद आया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद। गुड नाइट।